हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 14 है। इससे पहले 13 पार्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। प्लीज़ ये देखने के बाद आप वो भी वीडियो देख लेना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ये मैं यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको करा रही हूँ, जो हर एग्ज़ाम, आप जो भी एग्ज़ाम में आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होगा उस सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप यूपी का दे रहे हो, टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, एलटी जीआईसी दे रहे हो, या यूपी पीसीएस भी वन दे रहे हो, उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो, टीचिंग एग्ज़ाम, या कहीं का भी, झारखंड हो, राजस्थान हो, कहीं का भी अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो या जिसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और मैं हर क्लास स्टार्ट होने से पहले आर्टिकल बता रही हूँ। तो मेरा आर्टिकल 167 तक हो चुका था, अब 168 से है आज आर्टिकल बताऊंगी। मैं इसलिए आर्टिकल बताती हूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले कि आपको ऐसे धीरे धीरे करके सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। आप 2-3 बार मेरी वीडियो सुन लेना, तो फिर आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। तो 168 से है राज्य विधानमंडल के बारे में आर्टिकल है, ठीक है। तो 168 क्या बोलता है? तो 168 आर्टिकल के अनुसार राज्यों के विधानमंडल का गठन, राज्यों के विधानमंडल की गठन की बात हो रही है, ठीक है। 169 राज्यों के विधान परिषद के का सृजन, ठीक है। 169 राज्यों की विधान परिषद, नॉट विधानसभा, विधान परिषद 169, ये भी इंपॉर्टेंट है। 170 विधानसभा की संरचना, ठीक है। 171 विधान परिषदों की संरचना, फिर है 171 है विधान परिषदों की संरचना, ठीक है। देखो, 170 है विधानसभाओं की संरचना, 171 है विधान परिषद की संरचना, 172 है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, 173 है राज्यों के विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अर्हताएं, 174 है राज्यों के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन, 175 है सदन या सदनों में अभिभाषण और उसको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। तो आज मैं 168 से 175 तक आर्टिकल आपको बताती हूँ। नेक्स्ट डे में उससे आगे की आर्टिकल बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वजह से मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को थोड़ा शार्प करें, अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में उनकी हेल्प हो। तो फ्रेंड, क्यों, देखो, ऐसे तो सब कोई पढ़ लेता है, लेकिन मैं सिस्टमेटिक पढ़ाती हूँ। जैसे मेरे मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग सी होती है थोड़ी, और वो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी को नहीं समझोगे तब तक आप उस सब्जेक्ट को अच्छे तरह से नहीं समझ सकते हो। तो मेरे चैनल पे आपको स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, डेमोक्रेसी, मार्क्सवाद, उदारवाद, ये सारे टॉपिक मैंने अपने चैनल पे करा दिया है। तो फिर आप ये वीडियो के बाद प्लीज़ वो वीडियो भी देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने नेक्स्ट क्लास में करा दिया था इसको, मतलब पेपर का। अब 26 क्वेश्चन से हम करते हैं, और हर दिन हम 25 क्वेश्चन करते हैं, विथ एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ताकि आपके उससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। अगर आप यूजीसी नेट इस बार जून में देना चाह रहे हो, तो ये क्लास तो आपके लिए और भी हेल्पफुल, क्योंकि देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का है कि आप उसके प्रीवियस ईयर पर बहुत फोकस करो, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे तुरंत वैसे क्वेश्चन एकदम नहीं रिपीट करते, लेकिन अब मैंने जो इतने सीरीज कराई, आप देखोगे कुछ तो कुछ क्वेश्चन वैसे रिपीट नहीं होते, थोड़ा अलग तरीके से उसको पूछा जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प, मतलब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप क्वेश्चन पेपर उठा के खुद से सॉल्व करोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व हो जाएंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या गलती होती है, मिस्टेक होती है, इसलिए मिस्टेक होती है आते हुए भी, उसके बारे में मैं भी आपको गौर कराती हूँ कि यहाँ पे हमारी मिस्टेक होती है, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन 26 है, किसी विधायन विशेष में विलंब करने के लिए अमेरिकी विधायी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसके बारे में मैंने अच्छे से आपको समझा। फिल वेस्टिंग क्या होती है ना, उसमें बोलने की पहले ना था कि कितने टाइम तक ही बोलते रहते थे, लेकिन फिर हो गया कि एक लिमिट तक ही बोलेंगे। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ। देखो,
फिलिबस्टरिंग अमेरिकी विधायी प्रक्रिया का अंग है। इसके जरिए किसी विधान विशेष में विलंब किया जाता है। हालांकि यह व्यवस्था कई देशों की लोकतांत्रिक संसदीय परंपरा में मौजूद है। इसे सकारात्मक गतिरोध कहा जाता है। इसमें सदन की जारी प्रक्रिया को इतना लंबा खींचा जाता है कि उस पर निर्णय लेना न हो पाए। अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा फिलिबस्टरिंग वक्तव्य साउथ कैरोलिना के सीनेटर स्ट्रॉम्स थर्मांड ने वर्ष 1957 में दिया। इसमें उन्होंने नागरिक अधिकारों से जुड़े एक विधेयक को रुकावट इसमें वे लगातार 24 घंटे 18 मिनट तक बोलते रहे। फिलिबस्टरिंग की प्रथा दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, भारत में भी प्रचलित है। वर्ष 2014 में बिहार की संसद में शिव चंद्र झा ने फिलिबस्टरिंग को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए वर्ष 2014 में एक निजी विधेयक राज्यसभा में पेश किया था। चलिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, ऊपर वाले इम्पोर्टेंट है, वर्ड को जान लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को विधायिका का तीसरा चैम्बर बनाने वाली शक्ति है न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक शक्ति को ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित किया जिसमें एक व्यक्ति या समूह पूर्ववर्ती के निर्देशों के अनुसार दूसरों की कार्यवाही का निर्धारण करने में सामर्थ्य होता है? ऐसा बोले थे डेविड स्टर्न ने। अगला है कथन और कारण। ठीक है, कथन है, नौकरशाही सभी लोकतांत्रिक सरकारों की महत्वपूर्ण विशेषता है। कारण बोलता, नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है। तो देखो, लोकतंत्र नौकरशाही सभी लोकतांत्रिक सरकारों की महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि यह एक प्राचीन संस्था है। ऐसा थोड़ी, प्राचीन संस्था अलग चीज होगी, वो अलग, तो दोनों सही है बट नॉट एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की अनुभविक पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो, तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान है क्योंकि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की अनुभविक पद्धति पर निर्भर करता है। देखो, ये क्वेश्चन लगाने मतलब कथन और कारण का क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्योंकि लगा के, इसलिए लगा के, जैसे दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए लगा के ऐसे बोलो कि अगर आपको लगेगा कि नहीं कनेक्ट हो रहा है तो फिर ए आंसर होगा और दोनों सही है तो फिर बी हो जाएगा। अगर लेकिन हाँ, ये आप है कि उस विषय के बारे में थोड़ा तो आप जानोगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। या तो दोनों बिल्कुल अलग तरीके की बातें करें तो आपको नहीं भी पता, तब भी ऊपर वाला कुछ बोल रहा है, नीचे वाला कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों सत्य होगा बट दोनों एक्सप्लेन नहीं करेगा। अगला है सारे उपागम। देखो, ऐतिहासिक उपागम, संस्थागत उपागम, विधिक उपागम, राजनीतिक सामाजिक उपागम। तो इसमें हमें मैच करना है। तो ये ऐतिहासिक उपागम हो जाएंगे आपको, ऑप्शन बी है आंसर, मतलब बी है। तो ए का सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, बी मेनन। संस्थागत हो गया आपको पार्लियामेंट इन इंडिया, मॉरिस जोन्स। विधिक उपागम हो गया आपका द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एलन ग्लेडहिल। इनकी बुक भी लिख लो आप। राजनीतिक सामाजिक उपागम द मॉडर्निस्ट ऑफ ट्रेडिशनल, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। ये लिख लो, रुडोल्फ और दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इनका लिख लो। ठीक है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पूर्व में भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस अधिकारी एवं भारत सरकार में सचिव रहे बीपी मेनन की एक अन्य प्रमुख पुस्तक है द ट्रांसफर पावर इन इंडिया, द ट्रांसफर पावर ऑफ इंडिया 1957। बीबी मेनन भारत के गवर्नर जनरल के मुख्य संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने ही शक्ति हस्तांतरण के निर्णायक योजना की रूपरेखा तैयार की थी। लॉयड रुडोल्फ, सुजान रुडोल्फ के अन्य क्रमशः पोस्ट मॉडर्न गांधी एंड अदर्स एसेस डेस्टिनेशंस इंडिया रोमांटिसिज्म, चाइल्ड एंड एक्सप्लेनिंग इंडिया डेमोक्रेसी। ठीक है, ये इनकी है, रुडोल्फ
देखो ये दोनों हस्बैंड, लॉयड रुडोल्फ एंड सूसन रुडोल्फ, इनकी भी पुस्तक आप लिख लो, इनकी भी पुस्तक इम्पोर्टेंट है। देखो आप ना जब नोट बनाओ तो जैसे ऐसे थिंकर आ रहे हैं, जैसे जो मेन थिंकर वो तो हमें पढ़ना ही है, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, लेकिन कुछ कुछ थिंकर से रिलेटेड बुक पूछा जाता है, तो उनके थिंकर से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको आप एक अलग मतलब 10-15 पेज रखो अपने नोटबुक में, और उनसे रिलेटेड जब भी जैसे उनका नाम लिख लो, और उनके जगह पे कुछ पेज, एक पेज सबके लिए छोड़ दो, ठीक है, बच जाएगा जगह तो कोई बात नहीं। और उनके बारे में जो अभी जैसे रुडोल्फ के बारे में आप पढ़ रहे हो तो अभी लिख लो, उनके इनके बारे में मेनन के बारे में पढ़ रहे हो वो लिख लो, जैसे और जो ये सब जैसे रजनी कोठारी के बारे में पढ़ोगे, जैसे और थिंकर आते रहेंगे प्रीवियस ईयर में जो जो भी, तो आप उनको एक पेज में लिखते जाओ, और उनसे रिलेटेड जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप नोट डाउन करो, तो आपके पास एक कंप्लीट बहुत ही अच्छा सा मतलब एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बन जाएगा, ताकि आपको लास्ट टाइम में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस दो मतलब हफ्ते भर अपनी नोटबुक पढ़ो और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। तो नोट्स बनाना सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी खुद का नोट्स, किसी और का नोट्स लेके कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आप खुद पढ़ोगे और खुद अपने हिसाब से बनाओगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगला है, भारत संविधान सभा निम्नलिखित में शामिल कर बनी। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। ब्रिटिश प्रांत में 90, देखो आसान क्वेश्चन है बट कंफ्यूजन। ब्रिटिश प्रांत से 292, चीफ कमीशन से 4 और देसी रियासत से 93। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर, दर्शन का नाम और निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, जैसे हमारे जो नीति निर्देशक थे तो 3 सिद्धांतों पे, एक कल्याणकारी राज्य, एक समाजवादी राज्य, एक गांधीवादी दर्शन। ठीक है, तो देखो कल्याणकारी राज्य के अनुसार क्या हो जाएगा, समान कार्य हेतु समान वेतन। ठीक है, नहीं समान कार्य के लिए समान वेतन तो हमारा उसमें ए नहीं, वो तो हो जाएगा बेहतर, हाँ बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ये हो गया कल्याणकारी ए का 2। ये तो समाजवादी होगा ना, समान कार्य हेतु समान वेतन हम पढ़े थे ना, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, और गांधीवादी दर्शन तो आपको पता है कुटीर उद्योग, ये तो आसान क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अगर नहीं भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय बात तो सबसे पहले डी का 3 लगा दोगे, डी का 3 2 में है। फिर हमें कल्याणकारी सबके बेहतर करने के लिए कल्याणकारी राज्य। समाजवाद क्या बोलता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। गांधी दर्शन कुटीर उद्योग, ग्राम पंचायत, ये सब पे ज़्यादा विषय जोड़ देते थे, जैसे पंचायत राज जो उसमें है वो गांधी दर्शन से प्रेरित है। अगला है, भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ये तो मैं कराने की जरूरत नहीं, ये तो आपको पता ही होगा। भाग 4 का क और आर्टिकल 51 क। तो पहले जब स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे ये 42वें संवैधानिक संशोधन में जब ये क्या मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो 10 थे। ठीक है, उसके बाद 11वां, अभी जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, शिक्षा वाला अधिकार जो मिला 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, कि 11वें में बोला गया है कि माता पिता संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य, जैसे मौलिक कर्तव्य से 2-3 क्वेश्चन बनता है, उससे यहाँ अब तो थोड़ी डीपली क्वेश्चन बनने लगा है कि उसके अंदर जो मौलिक कर्तव्य दिए उससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो 1-2 अलग है, बाकी अगर आप पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्या है, एक तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये आया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो 42वें संवैधानिक संशोधन। 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ, 1956 में हुआ। और जब बना था और किस किस भाग में है, तो ये भाग 4 का क में है और आर्टिकल 51 का क में है ये। और जब बना था ये मौलिक कर्तव्य तो 10 तरह के मौलिक कर्तव्य दिए थे। 86वें संवैधानिक संशोधन जो 2002 में हुआ उसमें 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वो मौलिक कर्तव्य किससे रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए माता पिता या संरक्षक, यानी माता पिता संरक्षक को है कि बच्चों को
शिक्षा प्रदान करने का अवसर दे। ठीक है, अगला है अध्यादेश अल्पमत की सरकार को उपयोगी साधन प्रदान करते हैं, परंतु संसद सत्र के शुरू होने पर उसे विधान के स्वरूप में अब परिवर्तित करना उत्तरोत्तर रूप से मुश्किल है। हाल की गठबंधन सरकार ने अपने सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष के साथ भी विधान पर वाद विवाद से बचने के लिए अध्यादेश का उपयोग किया। तो दोनों बोथ आर राइट बट नॉट एक्सप्लेन कर रहे एक दूसरे को। अगला है, अब ये तो आर्टिकल मैंने बता दिया है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को याचिका यानी रीट जारी करने का अधिकार है? तो 32 और 226। ठीक है, आगे ये 32 में 5 तरह के रीट हैं। कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इसको इंग्लिश में भी याद रखना है। हैबियस कॉर्पस, मैंडमम, प्रोहिबिशंस, सर्टोरिन और क्विड वारंटो। ठीक है, अगला है, अब ये तो देखो क्या बोल रहा है, राष्ट्र और नए राष्ट्र की मांग। तो कौन सा युग्म गलत पहचान कीजिए? तो गुजरात सौराष्ट्र सही है, गोरखालैंड इसके लिए नहीं है। गोरखालैंड आपको उस उधर साइड है। क्या है, देखो पहले तो ये गलत है, बी आंसर इज रॉन्ग। राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र विदर्भ, उधर नागपुर के साइड के उधर जो बोलते हैं। देखो गोरखालैंड नामक राज्य उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिलों के क्षेत्र में कलिम्पोंग जिले के क्षेत्र आते हैं। इसके अतिरिक्त जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कुछ बिहार जिले के कुछ हिस्से शामिल होते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की है? तो ये बोहरा कमेटी है जो इन्होंने किया था। देखो बोहरा ने 1993 में राजनीति के अपराध एवं अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंतन व्यक्त की। पूर्व गृह सचिव एन बोहरा की अध्यक्षता में अपराधियों और राजनेताओं के नौकरशाहियों के मध्य सांठगांठ की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1993 में दिया था। ठीक है, और 1993 में मुंबई में हुए बम विस्फोट के आलोक में किया गया था। ठीक है, अगला, और ये तार्किक कुंडी किस में है? चुनाव सुधार के लिए है। कब हुआ था? 1974। ये भी कभी कभी काल क्रमानुसार सजाने आ जाता है। ठीक है, कि कौन कौन सी कमेटी कब हुई थी। अगला है, स्वायत्त शाखा के रूप में राज्य की राजनीति का अध्ययन प्रमुख रूप से निम्नलिखित का परिणाम है। किसका परिणाम है? क्षेत्रीय दलों का उदय, क्षेत्रीय दलों का उदय, क्षेत्रीय दलों का उदय। अगला क्वेश्चन है, आपको मिलाना है, ये भी आप मिला लोगे आई थिंक। रुको मैं मिलाती हूँ पहले। देखो भीखू पारेख क्या है? बहुसंस्कृतिवाद। तो ए का हम सेकंड मिलाएंगे, ए का सेकंड तो एक से ही मिल जाए और मिलाते। देखो बहुसंस्कृतिवाद भीखू पारेख हो गए, फिर उत्तर आधुनिकतावाद मिशेल फूको हो गए, समुदायवादी नहीं ये स्वच्छंदतावादी ये तो हैक हो गया, समुदायवादी हो जाएंगे अमिताई एत्जियोनी। ठीक है, अगर आपको जो आता है वो मत नोट डाउन करना, लेकिन जो नहीं आता वो प्लीज नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगला है, बुक है और क्या बोल रहा है, इसमें कौन से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखो लिपसेट का SM लिपसेट का क्या है बुक? पॉलिटिक्स मैन द सोशल मैसेज ऑफ पॉलिटिकल नियो कॉलोनियलिज्म। ठीक है, नहीं ये देखो पॉलिटिकल मैन द सोशल मैसेज ऑफ पॉलिटिक्स, सही है। गलत है ये, लेनिन की बुक ये नहीं है। नियो कॉलोनियलिज्म द हाई कास्ट ऑफ, ये निक्रोमा का है, निक्रोमा का होगा, इसमें दिया होगा निक्रोमा का ये है। देखो द न्यू कॉलोनिज्म इन द हाई कास्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म नामक बुक लेनिन नहीं है, इसका निक्रोमा का बुक है ये। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखो
नियो नहीं है, ये सिर्फ द हाई कास्ट ऑफ, ये वाला द हाई स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म है उनकी बुक, लेकिन ये नियो कॉलोनिज्म लगा के नहीं है, ये निक्रोमा की बुक है। बाकी ये जो है सही है। देखो एडरसन की बुक ट्रांजिशंस टू डेमोक्रेसी राइट है। चार्ल्स टीली की बुक है फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू रेवोल्यूशन, सही है। तो आप प्लीज नोट डाउन कर लेना इनकी बुक। अगला है निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे। उद्घाटन तो सच्चिदानंद, जो 9 तारीख को जब हुआ था, 9 से 11 तक बने, 11 को राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। ये अस्थाई सदस्य थे, लेकिन उद्घाटन जिस दिन हुआ था, क्योंकि ये वरिष्ठ थे तो उन्हीं को बनाया गया था। 9, ये भी कभी कभी डेट के साथ हुए थे, कब उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। और 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद बन गए थे फिर 2 दिन बाद। ये ये अस्थाई हो गए। अगर देखो अस्थाई संवैधानिक अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई अध्यक्ष कभी पूछे इसी क्वेश्चन में तो सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय, ठीक है, तो आपका विश्वविद्यालय अनुदान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। देखो लोक सेवा आयोग के लिए आर्टिकल है ना, इन सब के लिए आर्टिकल नहीं है, ये संवैधानिक है, नॉट संवैधानिक, संवैधानिक है। और ये संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक है। कौन कौन, विश्व अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। देखो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय वे हैं जो संसद के अधिनियम एवं राज्य विधान द्वारा गठित किए जाते हैं, संसद के अधिनियम द्वारा गठित किए जाते हैं। औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत सरकार की एक संवैधानिक निकाय के रूप में नवंबर 1956 में हुआ। इसका उद्घाटन मतलब गठित 56 को उद्घाटन का हुआ था 1953 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो उस समय शिक्षा मंत्री थे तभी हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, हाँ भारत का राष्ट्रीय मानव 12 अक्टूबर 1993। और ऐसे बताओ मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अल्पसंख्यक के लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 के तहत 1993 के तहत संवैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन। चलो ठीक है, हो गया। 44 क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में पहली बार किस राज्य में सत्ता आई। तो केरल में आई थी, और केरल में ही सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। ये भी क्वेश्चन आता है, गैर कांग्रेसी सरकार सबसे पहले भारत के किस राज्य में आई थी। केरल में। कब आई थी, 1957 को, ठीक। आगे, उच्चतम न्यायालय द्वारा सेल्वी मामले में दिए गए निर्णय 2010 में निम्नलिखित में से किस आधानिक मत, ये तो चलो पुराना क्वेश्चन, इसको स्किप करो। निम्नलिखित में कूटों पे शाखा के दिया है, बता लोक प्रशासन के विकास के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में सजाइए, ठीक है। पारिस्थितिकी उपागम, सिद्धांत उपागम, राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन, लोक नीति। देखो तो सबसे पहले हुआ था द्विविभाजन, फिर हो जाएगा सिद्धांत, फिर पारिस्थितिकी हो जाएगा, फिर लोक नीति हो जाएगा। तो सबसे पहले 3-2-1-4। अगला है लेखक और पुस्तक, फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो इसका आंसर है आपका बी। तो देखो क्या क्या है, मिला लेते हैं। फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्स का है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट ब्रेबंटी का है, ब्यूरोक्रेसी एंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जोसेफ लाम्पोलम्बरा का है, फिर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंपैरेटिव प्रोस्पेक्टिव है फेरल हेडी का। अगला, संगठन के लिए व्यवस्था उपागम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है।
कोई सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से लिया जाता है। यह संगठन के कतिपय मौलिक सिद्धांतों की ओर ले जाता है। यह समग्र रूप में संगठन का इसके परिवेश का संबंध में अध्ययन करता है। यह संगठन और उसके माहौल को सूचनाओं और संसाधनों के लिए परस्पर आश्रित के रूप में देखता है। तो ऑप्शन बी नहीं होगा, यह संगठन के कतिपय मौलिक सिद्धांतों की ओर ले जाता है, ये गलत होगा, बाकी सही है। 49 क्वेश्चन है, फिफ्नर ने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया? तो उन्होंने किसको शामिल नहीं किया? स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यों और शक्तियों को नहीं किया। बाकी शामिल किसको किसको किया? सामग्री आपूर्ति, पद्धति, प्रक्रिया, प्रशासनिक जवाबदेही। स्थानीय प्राधिकरण और कार्य शक्ति को नहीं किया। एक बार मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, फिफ्नर ने अपनी, पहले तो इनकी बुक लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में स्थानीय प्राधिकरणों के कार्यों और शक्तियों को शामिल नहीं किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में सामग्री आपूर्ति, पद्धति एवं प्रक्रिया और प्रशासनिक जवाबदेही को शामिल किया। इसके अतिरिक्त फिफ्नर ने संगठन, कार्मिक प्रबंध, लोक वित्त को भी शामिल किया। अब यह फिफ्नर ने अपनी कृति प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में संगठन के विभिन्न स्तरों का उल्लेख किया। कौन कौन? सेंट्रल, स्टेट, लोकल और पब्लिक कॉरपोरेशन। फिफ्नर के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र प्रशासन के सिद्धांतों एवं प्रशासन के क्षेत्रों में शामिल करता है। अगला 50 क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक में हुआ? तो 1960 के दशक में पब्लिक चॉइस, देखो 1960 के दशक में लोक प्रशासन में पब्लिक चॉइस अप्रोच अस्तित्व में आया। उपागम को नवीन लोक प्रशासन उपागम का सहगामी माना जाता है। यह उपागम राजनीति में आर्थिक सिद्धांतों के समावेश की बात करता है। विंसेंट स्ट्रॉम इस उपागम के समर्थक हैं और अन्य विद्वानों में बुकानन, ऑलसॉन, डेनिस म्यूरल और निस्केनन मिचेल्स आदि इसके समर्थक हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको किसी भी वजह से अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।